संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी। राज्यसभा 12 बजे तक तो लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित। महाराष्ट्र में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित हिस्सों में राहत और बचाव अभियान जारी। राज्य में बाढ़ संबंधित घटनाओं में अब तक 149 लोगों की मौत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से कोविड प्रतिबंधों में ढील। दिल्ली मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चल रही है। सिनेमा, हॉल, स्पा फिर से खुल रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों में भी दी जा रही है ढील। गुजरात, एमपी, ओडिशा और पंजाब में आज से आंशिक रूप से खुले स्कूल। करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ आज। 1999 में करगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों का अदम्य साहस और बलिदान की याद में मनाया जाता है दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की रक्षा में प्राण की आहुति देने वालों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। सावन महीने का पहला सोमवार आज। मंदिरों में भगवान शिव का किया गया है विशेष श्रृंगार। शिवालयों में श्रद्धालु कर रहे हैं जलाभिषेक। और टोक्यो ओलंपिक के तीसरे दिन तीरंदाजों के पुरुष टीम इवेंट में भारत क्वार्टर फाइनल से हारकर हुआ बाहर। वहीं टेबल टेनिस खिलाड़ी अजंता शरद कमल भी जीत के साथ पहुंचे पुरुष एकल के तीसरे दौर में। और भारत ने बुडापेस्ट में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण सहित जीते 13 पदक। प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम को दी शुभकामनाएं। और ट्यूनीशिया में गहराया राजनीतिक संकट। राष्ट्रपति कैस सईद ने संसद को भंग करने की घोषणा की। साथ ही प्रधानमंत्री हिचम मिचिची को भी किया गया बर्खास्त। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। राज्यसभा में आज भारोत्तोलक मीराबाई चानू को ओलंपिक में पदक जीतने पर बधाई दी गई। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मीराबाई चानू को बधाई दी। I congratulate Mrs. Mirabai Chanu for winning silver medal in women's 49 kg category weightlifting event in Olympic Games being held in Tokyo, Japan. With her spectacular performance, Mrs. Mirabai Chanu not only opened the medal tally for the country in this Olympics, but also ended a long wait of 21 years for medal in weightlifting event at the Olympics. और वहीं लोकसभा में भी आज भारोत्तोलक मीराबाई चानू को ओलंपिक में पदक जीतने पर बधाई दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीराबाई चानू को बधाई देते हुए ओलंपिक में भाग ले रहे अन्य सभी एथलीटों से भी पदक जीतने की उम्मीद जताई। मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सुश्री साइखोम मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीता है। इन खेलों में देश के लिए ये पहला पदक है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से सुश्री चानू को बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि अन्य खिलाड़ी भी अपनी अपनी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस वक्त की यह बड़ी खबर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी आयशा खान इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। आयशा, क्या ताज़ा अपडेट है? जी देखिए, अभी बीएस येदियुरप्पा ने ऐलान किया है कि वो आज दोपहर में लंच के बाद इस्तीफा दे देंगे। अभी इस वक्त विधानसभा के इसी बैंक्वेट हॉल में यहाँ पर हम देख सकते हैं कर्नाटक में बीजेपी के 2 साल का जो कार्यक्रम था वो यहाँ पर हुआ। इसी मंच से मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ऐलान किया कि वो लंच के बाद यानी दोपहर 2 बजे के आसपास वो राजभवन जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंप देंगे। उन्होंने बहुत ही भावुक भाषण दिया इस मंच से
और उन्होंने कहा कि किस तरह से 2 साल में लगातार उनकी सरकार ने उपलब्धियां बनाई हैं और किस तरह से केंद्र ने उन्हें उनका साथ दिया, केंद्र सरकार ने उनका साथ दिया। और उन्होंने खासकर ये कहा कि किस तरह से बीजेपी में ये एक नियम है कि 75 साल के बाद किसी को पोस्ट नहीं दिया जाता, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और अमित शाह ने उन्हें 2 साल सरकार चलाने का मौका दिया और 2 साल तक वो कर्नाटक में मुख्यमंत्री बने रहे। तो यही सबसे बहुत ही भावुक स्पीच थी, बहुत ही भावुक भाषण था बीएस येडियुरप्पा का इसी मंच से, और उन्होंने सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा देने के लिए राजभवन जाएंगे। बहुत दिनों से अटकलें लग रही थी कि क्या येडियुरप्पा इस्तीफा देंगे, क्या कर्नाटक में लीडरशिप चेंज होगा, राजनीतिक बदलाव आएगा, लेकिन इसको लेकर कोई एक साफ तस्वीर सामने नहीं आ रही थी। तो ऐसे में आज येडियुरप्पा ने एक ऐसा मौका चुना जबकि सरकार 2 साल पूरे कर चुकी है कर्नाटक में उनके नेतृत्व में, और इस 2 साल में उन्होंने जो उपलब्धियां गिनाई और कहा कि इन उपलब्धियों के बाद अब ये वक्त आ गया है कि कर्नाटक में लीडरशिप चेंज हो और वो इस्तीफा देने के लिए सीधा राजभवन जाएंगे। ठीक है आयशा, आप हमें सुन पा रही हैं? अच्छा आयशा, मेरा ये सवाल है कि चूंकि अभी 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, अभी भी 3 वर्ष बाकी है कार्यकाल में, और अगर ये येडियुरप्पा कह रहे हैं कि 75 वर्ष की उम्र सीमा है, एक कैप है, उस कैप के बाद हम इस पद पर नहीं रहना चाहते हैं, अब ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि अब राज्य की जिम्मेदारी किन के कंधों पर होगी? कौन कौन से ऐसे वो नाम हैं जो कि लिस्ट में आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए? जी, लगातार पिछले कुछ दिनों से कई नाम चर्चा में हैं और अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि बीजेपी हाईकमांड किस नाम पर मोहर लगाएगी, क्योंकि कई नाम ऐसे हैं जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कई नाम ऐसे हैं जो एक मास अपील के नेता हैं, और कुछ ऐसे नेता हैं जो येडियुरप्पा के बाद येडियुरप्पा ने जो कार्य अधूरे छोड़े हैं अगले 3 साल में, उसे पूरा कर सकते हैं। तो इन ऐसे कई नाम भी सामने आ रहे हैं, जैसा कि मीडिया में खबरें आ रही थी कि प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम सबसे आगे है, और और ये कहा जा रहा था, ये महज अटकलों पे बात चल रही थी, ये स्पेकुलेशन चल रहे थे कि प्रहलाद जोशी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके बावजूद इसके अलावा और जो दूसरे नाम हैं, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष का नाम सामने आ रहा था, कर्नाटक के स्पीकर कागेरी का नाम सामने आ रहा है, और बसवराज बोम्माई जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं उनका नाम है, और सीटी रवि जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो कई नाम हैं, इन नामों में से बीजेपी किस नाम पर मोहर लगाएगी? देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी का केंद्र नेतृत्व जो है हमेशा युवाओं को मौका दिया है, युवाओं के ऊपर अपना युवा नेता को युवा चेहरे पर ज्यादा भरोसा जताती रही है। जी आयशा, आप अपनी बात पूरी करें। आयशा, आप हमें सुन पा रही हैं? तो लगातार ये खबर और जिस बात का जिक्र आयशा कर रही हैं बेंगलुरु से कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। आज दोपहर के बाद उनकी मुलाकात राज्यपाल से होगी और तब वो अपना रेजिग्नेशन है वो उनको सौंप देंगे। आयशा, आप हमें सुन पा रही हैं? तो ये इस वक्त की बड़ी खबर कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अभी आज उनके 2 साल का उनका कार्यकाल पूरा हुआ है, 3 साल का कार्यकाल और भी बाकी है, लेकिन चूंकि एक उम्र का हवाला दिया जा रहा है कि 75 साल की उम्र के बाद से बीजेपी में एक ये अनुशासन रहा है कि उसके बाद से कोई इस पद पे नहीं रह सकता, इसलिए भी बीएस येडियुरप्पा ये कहना है कि मैं उम्र को हवाला देते हुए मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। लेकिन बड़ा सवाल कि बीएस येडियुरप्पा के इस्तीफे के बाद अब अगला मुख्यमंत्री कर्नाटक का कौन होगा? हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ गए। शैलेंद्र, अगला नाम कौन हो सकता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रेस के लिए?
शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो ये इस वक्त की ये बड़ी खबर कि कर्नाटक में जो उनके मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अब से कुछ ही देर के बाद, दोपहर के बाद वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और फॉर्मली वो अपना जो इस्तीफा है वो उन्हें सौंपेंगे। आज उनके कार्यकाल का 2 साल पूरा हो रहा है और इसी 2 साल पूरा होने के कार्यक्रम के मौके पर उन्होंने संबोधित किया कि मैं आज इस्तीफा देने जा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अभी भी राज्य में 3 साल का जो शासन कार्य है वो बाकी है। अब बीजेपी की तरफ से कौन होगा राज्य में अगला मुख्यमंत्री, इस पर सबकी निगाहें होंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा भी इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीएस येदियुरप्पा ने ये कह दिया आज 2 साल के कार्यक्रम में कि हम आज इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये कि अब इसके बाद अगला चेहरा कौन होगा कर्नाटक में? देखिए, हम जानते हैं कि काफी दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे और जब बीएस येदियुरप्पा दिल्ली बुलाए गए थे, बीजेपी आलाकमान से उनकी मुलाकात हुई थी, जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी और उसी के बाद से ये संकेत स्पष्ट तौर पर मिलने लगे थे। कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि जो हाईकमान का निर्देश होगा वो उसका पालन करेंगे। हम जानते हैं कि आज के दिन ये कहा जा रहा था कि जब 2 साल पूरे होंगे कर्नाटक में बीजेपी सरकार के बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई में, तब वो त्यागपत्र का ऐलान कर सकते हैं और वही हुआ भी। तो निश्चित तौर पर ये पूरी प्रक्रिया होती है बीजेपी में। जहां तक नए नेता के चुनाव का बात है, जानते हैं कि जल्द ही ये बैठक बुलाई जाएगी विधायक दल का नया नेता चुनने के लिए और उसमें सेंट्रल की तरफ से ऑब्जर्वर जाएंगे, बीजेपी ऑब्जर्वर भेजेगी और कई नाम दरअसल चर्चा में है, लेकिन कयास लगाना बहुत उचित नहीं होगा क्योंकि कई कद्दावर नेता आते हैं। अगर आप कर्नाटक से देखें, बीजेपी से प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो भी कर्नाटक से आते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार में कुछ अहम मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं जो एक तरह से देखें बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि अंतिम तौर पर किसके नाम पर मोहर लगती है। चूंकि शैलेंद्र ये लिंगायत समुदाय से संबंध रखते थे, कर्नाटक से आते हैं, बीजेपी के संगठन महासचिव हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह शैलेंद्र कि चूंकि ये बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं और लिंगायत समुदाय का कर्नाटक की राजनीति में काफी दबदबा रहा है, क्या ये उम्मीद करें या क्या ये बीजेपी इस बात को समझेगी कि लिंगायत समुदाय से ही अगला नाम जो हो वो मुख्यमंत्री के लिए हो? देखिए, ये बिल्कुल पक्के तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता कि किस समुदाय से बीजेपी नए नेता का चुनाव करने जा रही है, क्योंकि पार्टी में आपस में विचार विमर्श करके एक आम राय से फैसला लेने की परंपरा है और यही वजह है कि जब भी इस तरह का कोई फैसला होता है तब औपचारिक तौर पर देखें तो विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाता है, जो केंद्र से जो ऑब्जर्वर जाते हैं उनकी मौजूदगी में, और उससे पहले विचार विमर्श की एक पूरी प्रक्रिया होती है। तो ऐसे में कई नाम देखें, कई बड़े और कद्दावर नेता दरअसल कर्नाटक से आते हैं तो उनकी राय भी जरूर ली जाएगी। खुद बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष भी कर्नाटक से आते हैं, उनकी भी बहुत राय महत्वपूर्ण होगी। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री हैं। इसके साथ ही साथ आप राज्य सरकार में अगर मौजूदा राज्य सरकार में देखें तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम की चर्चा काफ़ी है। तो ऐसे में किस नए नेता के तौर पे कौन सामने आएगा, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है, लेकिन सभी समीकरणों का निश्चित तौर पर बीजेपी ध्यान रखेगी। और हम जानते हैं कि बीएस येदियुरप्पा ने 2 साल में जो तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाया है और जिस बात का वो लगातार जिक्र भी करते रहे थे, तो निश्चित तौर पर एक तरह से देखें पार्टी में एक आम सहमति बनाकर ये कोशिश होगी कि नए नेता का चुनाव किया जाए। अब देखना होगा कि जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें ऑब्जर्वर के तौर पर कौन कौन नेता जाता है और औपचारिक तौर पर किस नए नेता का चुनाव विधायक दल के नेता के तौर पर किया जाता है, जो कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के तौर पर आने वाले दिनों में शपथ ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन शैलेंद्र, मुझे याद है आपसे ही मेरी बातचीत हुई थी 2 साल पहले जब बीएस येदियुरप्पा को कमान दी गई थी कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर, और कहा गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी का कमल खिलाने में बहुत बड़ी भूमिका इनकी रही थी, वहां पे एस्टैब्लिश करने में बीजेपी को। आज वही बीजेपी बीएस येदियुरप्पा को उम्र के हवाला देकर वहां से अब उन्हें हटाया जा रहा है। फिर कैसे दक्षिण भारत में बीजेपी की पैठ को और भी मजबूत करने का काम कैसे किया जाएगा? बीजेपी कैसे इसे चैलेंज के तौर पर ले रही है? देखिए, बीजेपी दरअसल एक सिद्धांत के अनुसार चलने वाली पार्टी, और हम जानते हैं कि अब पहली बार अपने दम पर एक सत्ता
एक तरह से हासिल करने का काम जो दक्षिण का द्वार कर्नाटक माना जाता है। बीएस येदियुरप्पा जब बीजेपी के मुख्यमंत्री बने थे, आप याद करें, आप आज से करीब 10 साल पहले, और तब ये कहा गया था कि दरअसल बीजेपी के लिए ये दक्षिण का द्वार खुला है और दक्षिण के विस्तार की एक रास्ता कर्नाटक से खुला है। और हमने देखा कि कर्नाटक में राजनीतिक तौर पर बीजेपी जिस तरह से मजबूती से उभरी, निश्चित तौर पर बीएस येदियुरप्पा का उसमें बहुत योगदान है। लेकिन हमने देखा कि केंद्रीय राजनीति में भी, केंद्र में भी और तमाम राज्यों में भी जिस तरह से नई पीढ़ी को आगे लाने का काम बीजेपी में किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर किसी नेता का योगदान जरूर होता है और उनका मार्गदर्शन भी समय समय पर लिया जाता है। लेकिन ये पार्टी की प्रक्रिया है, पार्टी हमेशा ये कोशिश करती है, और हम जानते हैं कि भले ही औपचारिक तौर पर इस बात को नहीं कहा जाता रहा, लेकिन 75 साल के ऊपर के नेताओं को धीरे धीरे दूसरी भूमिका देना और नए नेतृत्व को सामने लाना, ये हमने देखा है केंद्र के में सरकार में भी और साथ ही साथ राज्यों में भी किस तरह से बीजेपी नए नेतृत्व को सामने लाती रही है, और ये एक पार्टी के लिए जरूरी भी होता है। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री बन रहे थे बीएस येदियुरप्पा, उस वक्त भी एक तरह से इस तरह के संकेत थे, और ये कहा गया था कि एक उचित समय पर हो सकता है कि वो पद छोड़ दें और नए नेतृत्व के लिए रास्ता साफ करें, और वैसा होता दिखाई भी दे रहा है। और ये किसी पार्टी के लिए जरूरी भी होता है। बीजेपी के सूत्र लगातार इस बात को कहते हैं कि निश्चित तौर पर एक, अगर आप कहें उम्र का जो आप हवाला बता रहे हैं, एक क्राइटेरिया जरूर है। और जब बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तब भी ये सवाल उठा था और ये कहा गया था कि क्या वो कितने वर्ष तक मुख्यमंत्री रहेंगे। तो निश्चित तौर पर पार्टी की एक अपनी रणनीति है और अपने आगे भावी नेतृत्व को तैयार करने की एक जरूरत भी होती है। इन सब के मद्देनजर जब ये फैसला लिया गया, और जिसके संकेत पिछले आप 10-15 दिनों में देखें, तब स्पष्ट तौर पर ये मिलने लगे थे कि 26 तारीख को बैठक होगी और उसमें ऐलान बीएस येदियुरप्पा करेंगे। और ऐसे में जब 2 साल कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा सरकार के पूरे हुए हैं, ये ऐलान हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, चूंकि काफी समय से इस बात के संकेत मिल रहे थे। और इस संकेत में एक तरह से स्पष्टता आ गई थी जब दिल्ली तलब किया गया था बीएस येदियुरप्पा को, और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की थी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। तभी ये माना जा रहा था कि अब वो जल्द ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देंगे और नया नेतृत्व बीजेपी, नया विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा। तो इसमें कोई न अचरज की बात है और ना एक तरह से अचंभे की बात है, क्योंकि ये एक तरह से देखें, ये पार्टी के एक रणनीति का हिस्सा रहा है। और इस बात को बीएस येदियुरप्पा भी जानते थे कि उन्हें जो है एक उचित समय पर जब पार्टी फैसला करेगी, तब उन्हें त्यागपत्र देना होगा, और एक पार्टी के सिपाही के तहत उन्होंने ऐसा किया भी। बिल्कुल। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि क्या बीजेपी ये सोच रही है कि बजाय कि जिन नामों के नाम जिक्र आपने किया, हमने किया, और मीडिया में जिन नामों का जिक्र है मुख्यमंत्री की बनने की रेस में, बजाय उसके बीजेपी बाकी वहाँ पे स्टेट के लोगों को नाराज न करते हुए किसी सिटिंग एमएलए को, बजाय कि आप दिल्ली से किसी मंत्री को उठा के ले जाएं वहाँ पे मुख्यमंत्री बना दें, कोई सिटिंग एमएलए जो है उसको बनाए तो ज़्यादा वो अच्छा होगा। बीजेपी इस रणनीति पे भी काम कर सकती है। देखिए, ये बीजेपी को तय करना है कि उसकी आगे की रणनीति क्या है। लेकिन जहां तक नए मुख्यमंत्री के चुनाव का सवाल है, निश्चित तौर पर विधायकों की राय ली जाएगी। और हम जानते हैं कि अक्सर ऐसा देखने को मिला है, बीजेपी जिस तरह से काम करती है कि जो नाम मीडिया में चर्चा में होते हैं, आखिर अंतिम तौर पर जो नाम सामने आता है वो चौंकाने वाला होता है, और कई बार मीडिया उस कयास भी नहीं लगा पाता उस नाम का। हमने देखा उत्तराखंड में अभी हाल ही में जब एक बदलाव देखने को मिला, किस तरह से पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आया, और इसी तरह से तमाम राज्यों में देखने को मिला है। लेकिन ये तय है कि सभी की राय के साथ, विधायक दल में चर्चा के साथ, और तमाम जो भी कद्दावर नेता हैं, जो चाहे अभी केंद्र की राजनीति में सक्रिय हों, कर्नाटक से आते हों, या फिर राज्य की राजनीति में सक्रिय हों, उन सबसे राय मशवरे के बाद एक आम सहमति के तौर पर एक नए नेता के चुनाव की कोशिश की जाएगी। और बीजेपी लगातार उस तरह से नए नेता का चुनाव राज्यों में करती रही है। मुख्यमंत्री के पद को लेकर उसको लेके एक लंबा विचार विमर्श का दौर चलता रहा। और अब जब ये फैसला पहले ही ले लिया गया था, और इस बात की एक तरह से औपचारिक तौर पर आज मोहर लगी कि
कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, तो निश्चित तौर पर पार्टी में विचार विमर्श का एक दौर पूरा भी हो चुका है। हम ये नहीं कहेंगे कि अब बीएस येदियुरप्पा के त्यागपत्र देने के बाद विचार विमर्श का दौर शुरू होगा, बल्कि विचार विमर्श का दौर पहले से देखिए लंबे समय से चल भी रहा है, आम सहमति बनाने के साथ कि कौन नया मुख्यमंत्री होगा। आप हमारे साथ बने रहिए शैलेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ आयशा खानम भी बेंगलुरु से जुड़ गई हैं। तो आयशा, जिस बात का जिक्र, जिस बात की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पिछले कई दिनों से, कई महीनों से इस बात पे बीजेपी आलाकमान की तरफ से चर्चाएं चल रही होंगी, चर्चाओं का दौर चल रहा होगा कि बीएस येदियुरप्पा के बाद अगला चेहरा कौन होगा। यहाँ पे ये चर्चा हो रही है कि बीजेपी शायद जिन नामों का चर्चा मीडिया में है उससे अलग कोई नया चेहरा, नए नाम को बीजेपी ला सकती है। ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಸಂಸದೀಯ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಸರ್? आयशा, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आयशा, मेरा सवाल ये था कि जिस बात की चर्चा हम लोग आयशा यहाँ कर रहे हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ अभी नहीं, पिछले कई दिनों से एक्टिव रही होगी कि बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। इसको लेकर क्या ये बात कही जा सकती है कि बजाय कि केंद्र के किसी मंत्री को वहां लाया जाए, वहां के किसी सिटिंग एमएलए को, और इन तमाम मसलों पर भी बीजेपी चर्चा कर रही होगी, किसी नए नाम को लेकर जिसकी चर्चा मीडिया में हो रही है उसके इतर कोई दूसरा नाम आ सकता है? जी बिल्कुल, लगातार पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर चर्चा का दौर चल रहा था और कई बीजेपी के कई विधायकों का नाम सामने आया, केंद्रीय मंत्रियों का नाम सामने आया, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरीज का नाम सामने आया। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी ज़रूर चाहेगी कि एक ऐसा मुख्यमंत्री हो, एक ऐसा लीडर येदियुरप्पा को रिप्लेस करे जो युवा हो और जो पूरे अगले 3 साल तक एक स्टेबल सरकार, एक स्थिर स्थायी सरकार यहाँ पर बनाए रखने में सफल रह सके। और ऐसे कई नामों में कई विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी हमेशा से बहुत ही लास्ट मिनट में सरप्राइज देने के डिसीजन के लिए जानी जाती है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ और यहाँ कर्नाटक में भी बेंगलोर दक्षिण लोकसभा सीट के लिए जिस तरह से तेजस्वी सूर्या का नाम बीजेपी ने अचानक अनाउंस किया, जबकि ये माना जा रहा था कि उस वक्त के सांसद अनंत कुमार की पत्नी को टिकट मिलेगा। तो बीजेपी जरूर इस बात पर जोर देगी, बल देगी कि एक युवा चेहरा और एक ऐसा नेता जो सबको स्टेबल, सबको साथ लेकर चले। कर्नाटक में खासकर समुदाय, जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स है, ये यहाँ पर अहम है। जैसे कि हर बार राजनीतिक हलकों में ये बात होती है कि लिंगायत हो या वक्कलिगाज हो और दूसरे पिछड़े जाति वर्ग के लोग हो, इन तमाम जाति के कास्ट बैलेंस को साथ लेकर चलना कर्नाटक में बेहद ज़रूरी है। ऐसी सूरत में बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि एक ऐसा नेता बीजेपी चुने जो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम जो क्राइटेरियाज हैं उस पर पूरी तरह से खरे उतरे। तो अब कुछ नामों में मैं आपको बताना चाहूँ कि बीजेपी के जो युवा नेता हैं सीटी रवि, जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम सामने आ रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा बात चर्चा हो रही थी प्रहलाद जोशी को लेकर, जो केंद्रीय मंत्री हैं इस वक्त। लेकिन अभी ये साफ नहीं हुआ है। हालांकि कल ही प्रहलाद जोशी ने धारवाड़ में ये कहा था कि उनसे अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है और बीजेपी ने उन्हें इस नए रोल के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो जाहिर है बीजेपी केंद्रीय लीडरशिप अब बैठकर इस पूरे मामले पर विचार करेगी। ये तमाम क्राइटेरिया, कास्ट बैलेंस, बिल्कुल, और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं आयशा की, अब बीजेपी के जो विधायक वहाँ नेता हैं, विधायक जो तमाम हैं, उनसे राय मशविरा किया जाएगा और उसके बाद से किस नाम पर सहमति बनती है उस नाम का सबको इंतजार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही। आयशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए, और शैलेंद्र, आपका भी न्यूज़ रूम से जुड़ने के लिए, इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र मिश्रा, आपका भी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।